are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter first, the solar system. Okay, let's start now this chapter. One of the interesting things about the universe is that is the currently expanding. जैसे जैसे हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हमारे इस भौगोलिक भूमंडल में इतनी सारी चीजें छुपी हुई हैं जिसे पढ़ने में बहुत आनंद आने वाला है. ओके, जो बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग है. ओके, इट इज ग्रोइंग लार्जर एंड द लार्जर ऑल द टाइम. जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसी तरह नॉट ओनली इट इज द ग्रोइंग लार्जर, यह केवल बढ़ना ही नहीं बल्कि बट द एजेस ऑफ द यूनिवर्सल इज एक्सपेंडिंग इज द फास्टर रेट. उसी तरह जो हमारा भौगोलिक है यूनिवर्सल, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो भी धीरे धीरे उसके अंदर इतने सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं जिनको जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. देन साइंटिस्ट थिंक दैट द एजेस ऑफ द यूनिवर्सल इज एक्सपेंडिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. जिस तरह हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये जाना कि जो यूनिवर्सल अर्थात जो ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड की एज है, युग है ना, वो इतनी स्पीड से कैसे बढ़ रही है और उसमें इतनी रोशनी कैसे आती है जाती है, उन सब चीजों के बारे में बताया गया है. ओके, इवन दो द अर्थ सीम्स रियली बिग टू अस. वास्तविक रूप से पृथ्वी देखने में हमें बहुत बड़ी लगती है, उसी तरह इट इज एक्चुअली वेरी वेरी टिनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. वास्तव में जो हमारी अर्थ है वो हमारे ब्रह्मांड का सबसे छोटा पार्ट है. ओके, दैट द सन हैज द मास ऑफ द 3,30,000. ओके, द सन हैज द मास ऑफ द 3,30,000 टाइम्स द अर्थ. यहाँ तक कि जो हमारा सन है वो हमारी पृथ्वी से लगभग 3,30,000 गुना बड़ा है. द सन इज जस्ट वन स्टार इन द मिल्की वे. यहाँ तक कि जो सन है वो हमारे मिल्की वे का क्या है, एक सबसे बड़ा तारा है. Galaxy that contains over the 300 billion stars, and the scientists estimate that there are over 170 billion galaxies in the universe. यहाँ तक कि ऐसी हमारे ब्रह्मांड में लगभग 170 गैलेक्सियां हैं जिसमें लगभग एक गैलेक्सी में 300 बिलियन स्टार्स हैं और उन सभी स्टारों का सबसे बड़ा जो स्टार है वो है सन. ओके, however most of the universe is the what we think as the empty space. जिस तरह हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जो भी आपको ऐसा खाली जगह दिखती है, that's all the atoms together only make up around 4% of the universe. ऐसा लगता है कि वह केवल हमारे पूरे ब्रह्मांड का केवल 4% है. ओके, then the majority of the universal consists of the something scientists call dark matter and the dark energy. और उसी तरह हमारे कुछ हमारे विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि जो भी हमारे यूनिवर्स में जो भी एम्प्टी एरिया है उसे वो ब्लैक स्पॉट का नाम भी देते हैं, अर्थात जिसमें बहुत ज्यादा काली ऊर्जा होती है. मीन उसमें इतनी ऊर्जा होती है यदि उसके चपेट में कोई आ जाए तो वह नष्ट ही हो जाएगा. ओके, जस्ट लाइक अ साइलेंट वोल्केनो. ओके, नेक्स्ट स्टार्स. When we talk about the universe, यदि हम ब्रह्मांड की बातें करें तो we usually think of the few things just like the planet, moon, black holes. Yet one thing stand out so central to our understanding of space: stars. Okay, these are the heavenly bodies that shine by the producing their own light. यहाँ तक कि प्रत्येक जो भी ब्रह्मांड में जितनी भी बॉडीज हैं सबकी अपना अपना प्रकाश होता है. दे ऑल्सो प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ द हीट, क्योंकि सभी में इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि कुछ ना कुछ इनमें प्रकाश जरूर होता है. देयर आर द मिलियंस ऑफ द स्टार्स इन स्पेस बट द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ इज द सन. हमारे ब्रह्मांड में
मिलियन स्टार्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजदीक है हमारी पृथ्वी की वो है सूर्य। इसलिए हमें अपनी धरती से सूर्य दिखाई देता है जो एक बड़े रूप में दिखता है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन द 1 ईयर इज कॉल्ड द लाइट ईयर। जब यह हमारी धरती पर प्रकाश भेजता है और जिस दूरी से जब सूर्य की रोशनी हमारी धरती पर आती है, हमारी पृथ्वी पर आती है, तो उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर भी कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। This measure is used as the sunlight travel very far। जब सूर्य का प्रकाश हमारी धरती तक आने में जो भी ट्रेवल करता है, जो यात्रा कर हमारी पृथ्वी तक आता है, कवरिंग ए लॉट ऑफ डिस्टेंस, और जो वो दूरी तय करता है एट अ स्पीड ऑफ द 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इट टेक्स अबाउट 8 मिनट, लगभग उसे 8 मिनट का समय लगता है 3 लाख किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए। स्टार्स आर द फॉर्म द ग्रुप और द क्लस्टर्स विच आर द कॉल्ड गैलेक्सी। और जब बहुत सारे तारे एक समूह में पाए जाते हैं उसी को हम गैलेक्सी कहते हैं। ओके, Our sun belongs to a galaxy called the Milky Way और द आकाशगंगा। उसी तरह हमारा जो सूर्य है वो भी एक गैलेक्सी की तरह एक बहुत सारे तारों के बीच में रहता है, जिसे हम आकाशगंगा या फिर मिल्की वे कहते हैं। ओके, द मिल्की वे गैलेक्सी इज estimated to contains about 1 लाख मिलियन स्टार्स। यहाँ तक कि एक मिल्की वे में, एक तारों के समूह में जो मिल्की वे होता है उसमें लगभग 1 लाख मिलियन तारे होते हैं। Stars clusters together in the group of the constellations with the recognizable shapes like the Scorpio और the Cyrus। उसी तरह जब ये 1 लाख मिलियन तारे एक दूसरे को प्रकाश भेजते हैं और चमकते हैं, एक साथ चमकते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ हमें शेप नजर आने लगती है, जैसे स्कॉर्पियो की, एक बिच्छू की, या फिर एक साइरस की जिसे हम स्वान कहते हैं। नेक्स्ट, नो वन रियली नोज हाउ द सन। अब हम ये जानना है कि जो सन है और द प्लैनेट्स है वो फॉर्म्ड, वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं और कैसे एक यूनिवर्स तैयार करते हैं। The scientists think that a nebula is the swirling cloud of the cosmic dust and the gases। नेबुला होता है बादल का वह समूह जिसमें धूल, गैस आदि का भंडार होता है, उसी क्लाउड को हम क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। ब्रोक अप इनटू द सेवरल एरिया ऑफ द गैसेस। जब वो अधिक गैस के अधिक दबाव के कारण टूट जाता है, तो विच कोलैप्स अंडर ग्रेविटी टू फ्रॉम द प्लैनेट्स। तो वह प्रभाव, जो गैस का जो प्रभाव जब निकलता है तो वो किसी भी जब प्लैनेट पर जाकर टकराता है तो दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोनॉइट्स। तो उसी को हम उल्का पिंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अवर सोलर सिस्टम। अवर सोलर सिस्टम जैसे आप देख रहे हो, जो आपको ये कॉन्स्टेलेशन जो भी आपको प्रकाश दिख रहा है दैट्स अ सन। ओके, और उसके बाद जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो हैं जैसे मरकरी, सबसे पहले हमारे सूर्य के पास है मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ जो आपको यहाँ पर दिख रही है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड फिर नेक्स्ट लास्ट में है नेपच्यून। ओके, तो अवर सोलर नाइबरहुड इज एंड द एक्साइटिंग प्लेसेस। यहाँ तक कि हमारे सौर परिवार में जो पड़ोसी हैं हमारे, उनको चलिए जानते हैं। द सोलर सिस्टम इज फुल ऑफ द प्लैनेट। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किससे भरा हुआ है? प्लैनेट से, मून से, एस्ट्रॉइड से, कॉमेट से एंड द माइनर प्लैनेट से एंड मैनी अदर एक्सिस्टिंग ऑब्जेक्ट से। ओके, द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ऑल प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट अवर सन। हमारी सौर ऊर्जा में हम यह देखते हैं कि जो हमारा प्लैनेट है ना, सभी अपनी अपनी जो भी हमारे प्लैनेट है वो सब सन की चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, in the addition to the planet, the solar system also consists of the moon, comets, asteroids, minor planets,
डस्ट एंड द गैसेस, यहाँ तक कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी धूल की कण, गैस, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। जिस तरह ये सारे प्लैनेट सन के चक्कर लगाता है, उसी तरह मून जो है वो हमारी अर्थ का राउंड करता रहता है। ओके, एवरीथिंग इन द सोलर सिस्टम ऑर्बिट्स और रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सभी प्लैनेट अपनी धुरी पर तो घूमते ही है ना, अपनी धुरी पर घूमते हैं और साथ साथ वो सन की राउंड भी करते रहते हैं। ओके, द सन कंटेन्स अराउंड 98% ऑफ ऑल द मटेरियल इन द सोलर सिस्टम। लगभग जो 98% जो पार्ट है वो सोलर सिस्टम में सन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है द सन। द सन गिव्स लाइफ टू द अर्थ। सूर्य एक ऐसा है जो धरती के लोगों को जीवन प्रदान करता है। एंड द अर्थ वुड हैव नो लाइफ। यदि धरती पर सूर्य ना हो तो कोई जीवन ना हो। विदाउट द एनर्जी, क्योंकि सूर्य से हम लोगों को एनर्जी प्राप्त होती है। इट रिसीव फ्रॉम द सन। द सन इज ओनली वन ऑफ द मिलियंस एंड द मिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द गैलेक्सी। क्योंकि जो सूरज है वो अपनी गैलेक्सी का सबसे बड़ा तारा है, क्योंकि इसकी गैलेक्सी में लगभग मिलियन तारे एक साथ रहते हैं। We see it as a large round red ball only because we are much closer to the sun. यह सूरज के पास होने के कारण यह लाल लाल बड़ी बड़ी गेंदें जैसे दिखाई देते हैं जो सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। अदर स्टार्स में भी लार्जर, यहाँ तक कि यह अन्य स्टारों से और भी बड़े दिखाई देते हैं। ब्राइटर, चमकीले, स्मॉलर, छोटे और द फेंटर देन अवर सन, बट दे आर सो वेरी फार अवे दैट वी ओनली सी देम एज पॉइंट ऑफ द लाइट इन द नाइट स्काई। यहाँ तक कि यह हमसे इतनी दूर होता है फिर भी यह हमें रात के समय भी हमारे नजदीक दिखाई देते हैं। The Earth is one of the 9 planets that orbit round the sun. यहाँ तक कि हमारी जो पृथ्वी है उनमें से एक है, 9 ग्रहों में से एक है जो अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाती रहती है। The sun is what we call the solar system. और सूर्य और अन्य 9 ग्रहों को मिलाकर ही हमारा सोलर सिस्टम तैयार होता है। उसे हम सौर परिवार या सौर ऊर्जा कहते हैं। The sun measures 2,715,395 million and the 4,730,005 kilometers right round diameter. Okay. The sun is 92.96 million miles or 149.6 million kilometers far from the earth. यहाँ तक कि जो हमारा सूर्य है यह हमारी पृथ्वी से लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर है। The sun is bigger than can really be imaged. वास्तविक रूप से इसको इमेजिन नहीं किया जा सकती, वास्तविक रूप से इसका आकार कितना बड़ा है। Over 1 million times bigger than the earth. यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी का लगभग, हमारी पृथ्वी हमारे सूर्य का लगभग 1 मिलियनवा भाग है। This measurement is taken as one astronomical unit and how we measure distance in our solar system. Okay. Like all the stars, the sun is composed of a great burning balls of the gases. वास्तविक रूप से जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं वो ये बताते हैं कि जो सूर्य है वो वास्तविक में एक धूल और गैस की बनी हुई गेंद है। एक गोले की तरह है, एक आग की तरह, एक गेंद की तरह है जो धूल और गैस से भरी हुई है। It is made up of the 92.1% hydrogen and 7.8% helium. Helium is the form of the ancient Greek word helios, which means sun. Okay, it takes about
8 minutes for the sunlight to be seen on the earth after it has left the sun. यहाँ तक कि केवल 8 मिनट का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी को आने के लिए ओनली. ओके, इन वेरी ब्राइटर वेदर, तब हमारा धीरे धीरे हमारा जो मौसम होता है वो चमकीला बनना, चमकने लगता है. इट इज द डेंजरस टू लुक डायरेक्टली एट द सन. जब हम वास्तविक रूप से हम सूर्य को प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते विदाउट प्रोटेक्टिव ग्लासेस. जब तक कि हम कोई भी अपनी आंखों को प्रोटेक्टिव ग्लास नहीं पहना लेते, चश्मे नहीं पहना लेते, तब तक हम उसे डायरेक्ट सन को अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ओके, नेक्स्ट है प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर द लास्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट or travel around stars. 8 planets orbit the stars called the sun in order from the closest to the sun. यहाँ तक कि जितने भी जो भी प्लैनेट में, जो भी सौर परिवार में प्लैनेट होते हैं वो सब सूर्य के नाइबर होते हैं, पड़ोसी होते हैं. These planets are the Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, that's the 8 planets and the 9th planet is the sun. That's called the solar system. The solar system is the collection of the sun and the objects that orbit around it. जितने भी सूर्य को छोड़कर जितने भी ग्रह हैं सब अपनी कक्षा में अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं. एंड इंक्लूडिंग द 8 प्लैनेट, और बाकी जो अन्य 8 प्लैनेट है और वो सब सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं. Planets different from other objects such as the comet, asteroid and the meteorite. कुछ प्लैनेट्स के साथ कुछ प्लैनेट में कॉमेट्स होते हैं. जैसे हमारे जो प्लैनेट है वो अपनी धुरी पर तो घूमते ही हैं और साथ ही साथ सूर्य के भी चक्कर लगाते हैं. और जो ये हमारे प्लैनेट हैं और इन प्लैनेट की जो कक्षाएं होती हैं, जो क्लासेस होती हैं, इनमें क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स भी होते हैं, कॉमेट्स भी होते हैं और हमारे और क्या पाए जाते हैं, और मेटेओर्स भी पाए जाते हैं. ओके, द ब्यूटी ऑफ द प्लैनेट्स फाउंड इन द सोलर सिस्टम is that they are so varied, with each one offering a new insight into the everything from chemistry to physics, geography and however the solar system formed all those years ago. Okay, next first of all we discuss the Mercury. This planet is very close to the sun. Okay, number second, during daytime it receives lot of heat from the sun. वास्तविक रूप से मरकरी सूर्य के पास का सबसे नजदीक ग्रह है और यह पास होने के कारण सबसे ज्यादा इसका जो तापमान होता है सबसे ज्यादा गर्म पाया जाता है. The day temperature may be the around 425 degrees Celsius and to 180 degrees Celsius at night. यह रात में भी लगभग 180 डिग्री तक गर्म पाया जाता है. It takes about 88 days to the complete one revolution around the sun. लगभग इसको 88 दिन लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में. ओके, परिक्रमा मीन एक चक्कर लगाने में. नेक्स्ट, Venus. The size of the planet is equivalent to the Earth. यह पृथ्वी के बिल्कुल सिमिलर एक ग्रहों में से एक माना जाता है. Hence, the scientists call it is as a sister planet of the Earth. यहाँ तक कि कुछ भौगोलिक वेत्ता ये मानते हैं जो वीनस ग्रह है वो जो वीनस ग्रह है वो पृथ्वी की बहन के रूप में माना जाता है कि दोनों बहन एक जैसी है, अर्थ भी और वीनस भी, इसलिए उसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है. Since it is closer than the Earth, यह पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है. It receive lot of light from the sun. यह भी सूर्य से बहुत अधिक रोशनी प्राप्त कर लेता है. That is why that is called the morning star or the evening star. इसलिए इसे कभी-कभी morning star या फिर इसे evening star की संज्ञा भी दी जाती है. Next round, it completes one revolution around the sun is about 224 days. लगभग यह अपना सूर्य का चक्कर लगभग
224 दिनों में पूरा करता है। मार्स, इट इज द नेक्स्ट टू द अर्थ, यह पृथ्वी से अगला ग्रह है मार्स। About 95% of the carbon dioxide is present on this planet. इस ग्रह पर लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। The scientists have come to the know from the latest information sent by some of the space shuttles that there is the ice in the deep holes, but they are not sure if the atmosphere will be the condensive or not. यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर जानना चाहा कि ये जो लेयर है, जो परत है, वो किस चीज की बनी हुई है और यहाँ पर कैसे रहा जाता है। उन्होंने कुछ अपने स्पेस शटल भेजे जिससे छेदें की गई परत में, लेकिन समझ नहीं आई कि ये परतें बर्फ की थी या फिर अन्य चीजों की थी। तो लगातार जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इसकी लेयर पर सर्च करते रहते हैं और जानने की कोशिश करते रहते हैं कि वास्तविक रूप से ये जो लेयर है, जो क्रस्ट है, वो किस चीज की बनी हुई है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। इस ग्रह को लाल ग्रह की संज्ञा भी दी गई है। As there are the many volcanic craters, ऐसा लगता है कभी कभी जैसे ज्वालामुखी के फटने के कारण जब आसपास का तापमान लाल हो जाता है, उसी तरह इस मार्स, इस मंगल ग्रह पर भी ऐसा लगता है जैसे इसमें वॉल्केनोस के सिंबल्स, कुछ चिन्ह पाए गए हैं और वॉल्केनिक होने के कारण यह पूरा प्लेनेट रेड प्लेनेट बन गया है। ओके, इट कंप्लीट्स वन द रेवोल्यूशंस इज अबाउट 687 डेज। यहाँ तक कि अपना एक चक्कर लगभग 687 दिनों में पूरा करता है। नेक्स्ट वन, जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ तक कि यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट में से एक है। देयर इज द थिक एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स। यहाँ तक कि इसकी जो लेयर होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। जुपिटर विच कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन, हीलियम एंड द मेथेन। यहाँ तक कि इसकी जो लेयर है वो हाइड्रोजन, हीलियम और मेथेन से बनी हुई होती है। इट हैज द 16 मून। इस पे लगभग 16 चंद्रमा है। अमोंग द 16 मून्स 4 आर द इक्विवेलेंट टू अवर मून। यहाँ तक कि 16 चंद्रमा में से 4 मून तो ऐसे हैं जैसे कि हमारी अर्थ का एक मून है, उसी तरह इस जुपिटर के इतने ही बड़े 4 मून और भी हैं। बाकी टोटल मिलाकर 16 मून हैं। इट टेक्स अबाउट 11.9 years टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। लगभग उसे 11.9 साल का समय लगता है अपना एक चक्र पूरा करने में। ओके, आती है सैटर्न। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट नेक्स्ट टू द जुपिटर इन द सोलर सिस्टम। यहाँ तक कि सोलर सिस्टम का जो जुपिटर है, जुपिटर से जो दूसरा है, वो सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा ग्रह है। एक बड़ा ग्रह तो क्या है, जुपिटर, और जुपिटर से दूसरा बड़ा ग्रह है सैटर्न। इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। यह सोलर सिस्टम का सबसे सुंदर ग्रह है बिकॉज इट हैज गॉट 3 ब्रॉड रिंग्स अराउंड इट। क्योंकि इसके चारों तरफ 3 मेन रिंग्स पाए जाते हैं। The planet is made up of the light gases और इस ग्रह पर हल्की हल्की गैसों का भंडार भी पाया जाता है। It has 23 moons, amongst which the Titan is the largest one। यहाँ तक कि जो टाइटन है इस ग्रह का सबसे बड़ा मून है। ओके, नेक्स्ट, इट कंप्लीट्स वन द रिवोल्यूशन अराउंड द सन टू 29.5 years। लगभग इसे 29.5 वर्ष लगते हैं अपना एक चक्र पूरा करने में। Next है Uranus. It is the colder than the Saturn due to its distance from the sun। यहाँ तक कि यह सूर्य से दूर होने के कारण सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। In the sky, it looks like a greenish yellowish disk। यहाँ तक कि इसकी जो सतह है, अर्थात इसका जो आसमान है वो येलोश और ग्रीनिश सा दिखता है। Its atmosphere is full of the helium and the methane। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो हीलियम मीथेन से बना हुआ है। It takes about 84 years to complete one revolution। Okay, next on Neptune। It is the farthest planet in the solar system। यह सोलर सिस्टम का सबसे दूरतम ग्रह है। It is
4,497 million kilometers away from the sun. Okay, it has got 2 moons. इस पर भी 2 चंद्रमा पाए जाते हैं. The name of the one moon is the Triton, named after a Greek god, जो ग्रीक भगवान को समर्पित है, ट्रीटन. और दूसरा नाम है, It completes one revolution in 164.8 years. इसको भी अपना एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, चक्र पूरा करने में लगभग 164.8 वर्ष का समय लगता है. ओके, नेक्स्ट अर्थ. इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. यहाँ तक कि सूर्य से जो तीसरे नंबर का ग्रह है वो है अर्थ. ओके, अकॉर्डिंग टू द साइज इट रैंक्स फिफ्थ. यदि हम आकार के आधार पर डालें तो हमारे जो पृथ्वी का जो आकार है वो 5वें नंबर पर, इसकी संज्ञा 5वें नंबर पर इसको डाला जाता है. द डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज सो मच दैट अवर प्लैनेट, यहाँ तक कि सूर्य से इसकी दूरी काफी, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी दूर है. द अर्थ इज नाइदर टू, कभी कभी तो ना पृथ्वी से ज्यादा दूर है, एंड द नॉट टू नॉर कोल्ड, और इसलिए दूर होने के कारण ना तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी है और ना ज्यादा सर्दी है. ओके, अब अर्थ हैज वाटर एंड एयर दैट सस्टेन लाइफ. यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी पर रहने के लिए पानी और हवा दोनों पर्याप्त मात्रा में जो हमारे यहाँ पर जीवन योग्य बनाते, जो हमें जीवन योग्य बनाते हैं. Like other planets, the Earth also rotates on its axis. यहाँ तक कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है around the sun, और घूमते घूमते वो अपनी पृथ्वी का चक्कर भी लगाती रहती है. कंप्लीट वन रोटेट, वह अपना एक चक्कर, यहाँ तक वो अपनी कक्षा का एक चक्र लगभग 24 आवर्स में कंप्लीट करती है. एंड इट टेक्स द 365 डेज एंड 6 आवर, और लगभग 365 दिन और 6 घंटे में एक सूर्य का चक्कर पूरा करती है. ओके, लेट अस नो मोर अबाउट द अर्थ. चलिए अब जानते हैं पृथ्वी के बारे में और कुछ. ओके, शेप ऑफ द अर्थ. लेट अस स्टार्ट नाउ. द अर्थ इज स्पाइरल इन द शेप बट इज स्लाइटली फ्लैटेड इन द नॉर्थ एंड द साउथ. जो हमारी पृथ्वी की जो शेप है, आकार है, वो स्पाइरल है, अर्थात थोड़ी चपटी है. जो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से थोड़ी चपटी है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो नॉर्थ और साउथ पोल से कैसी है, फ्लैटेड है, मीन चपटी है. दैट्स इट. द स्पाइरल शेप्स कैन बी इमेजिन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स. ओके, गो टू द सी शोर. यदि हम एक समुद्र के बीच पर जाएं और खड़े हो जाएं, stand on the shore, watch a ship coming from a long distance. तो तुमको यदि आप देखते हो सी शोर पर जाकर कि एक जहाज है, जैसे वो आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा, जहाज नीचे की, और वो हमसे बहुत दूर है, तो हमें ऐसा महसूस होगा कि जहाज नीचे की तरफ से ऊपर आ रहा है. Okay? First you will be able to see the chimney of the ship. सबसे पहले हमें शिप की चिमनी दिखाई देनी शुरू होगी. Then slowly the lower part of the ship and the last you will be able to see the whole ship. और धीरे धीरे हमारे सामने फिर हमें शिप आना शुरू हो जाएगा. यदि हम यहाँ पर खड़े हैं समुद्र के किनारे, यहाँ पर समुद्र है, तो जहाज हमारे से काफी दूर है, तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कहीं नीचे से क्या आ रहा है, नीचे की तरफ से जहाज ऊपर की तरफ आ रहा है. तो हमें धीरे धीरे उसकी चिमनी, फिर उसका बॉटम, फिर धीरे धीरे हमें पूरा जहाज दिखना शुरू हो जाएगा. उसी तरह इट इज बिकॉज ऑफ द अर्थ स्पाइरल शेप. इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक रूप से जो हमारी अर्थ की शेप है वो एक स्पाइरल शेप है. There are many interesting stories about the shape of the earth. Some used to think that the earth is like a pancake, but other thought that it looks like a lotus. Okay? But the earth is best to be described as geoid, which means the shape of the earth takes a mean sea level at its imagined extension under the above sea level, just like a earth-like shape. Okay. Next, composition.
our planet Earth is the composed of land and water. वास्तविक रूप से हमारी जो अर्थ है वो पानी और हवा से मिलकर बनी हुई है. Around 71% is covered with the water and 29% with land. Okay. Next, a unique planet we call our Earth with different name like blue planet and unique planet. वास्तविक रूप से हमारी अर्थ को या तो ब्लू प्लैनेट या फिर यूनिक प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. Why is called so? ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए पढ़ते हैं. The photographs takes from the sky shows the earth is blue. कभी आपने स्काई की फोटो शूट की है तो आपने देखा होगा जो हमारा आकाश है वो कैसा दिखता है, वो ब्लू दिखाई देता है. The presence of the water on the earth gives us the blue look. क्योंकि हमारे पृथ्वी पर पानी अधिक होने के कारण जो आकाश का जो रिफ्लेक्ट है जब वो धरती पर पानी पर पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी ब्लू लगता है, दिखता है. And water reflects in the sky, it gives it a blue look. Okay. No other planet in the solar system has the amount of the water that the earth has. और ऐसा कोई अन्य ग्रह नहीं है जिस पर पानी इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता हो. केवल पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे सबसे अधिक पानी पाया जाता है. ओके. Our Earth is also a unique planet. क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, एक यूनिक प्लेनेट है. Because life is possible only on Earth. क्योंकि हमारी इस पृथ्वी पर जीवन संभव है. Okay? We human beings, animals, birds, plants, trees and all other things like air, water, sunlight, food, etc. are available in the sufficient amount, whereas the other planets don't have the sufficient amount of the air, water, food that can support life. Okay? बाकी हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमारे पास पर्याप्त भोजन है, पानी है, जल है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है. बाकी ऐसा सोलर सिस्टम का ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ पर पर्याप्त भोजन हो, पानी हो, जीव जंतु हो, प्राणी हो, पक्षी हो, कोई भी हो. इसलिए अन्य किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है. केवल अर्थ ही एक ऐसा एकमात्र प्लेनेट है जहाँ पर जीवन संभव है, लाइफ संभव है. ओके. This exclusive special quality of the Earth to support life makes it the unique planet in the solar system. Okay. Next are motions of planets. Next are motion of planets. Okay. In our solar system, the moon orbits around the sun. जैसे कि सूर्य हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, उसी तरह the Earth and the other planets orbit around the sun. उसी तरह सूर्य, उसी तरह हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं. The stars also orbit around the sun. और अन्य कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं, तारे होते हैं जो सूर्य के भी चक्र लगाते रहते हैं. Have you ever wondered why the sun, the other planets, the moons and the stars just don't go flying off their own into space? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि वो स्पेस में किस तरह उड़ते हैं, किस तरह घूमते हैं और किस तरह चक्कर लगाते रहते हैं? तो यह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है. चलिए पढ़ते हैं. तो एंड व्हाट कीप्स देम ऑन देयर ट्रैक्स? ओके. द आंसर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. सबसे महत्वपूर्ण है उन ग्रहों का चलना, अपनी धुरी पर घूमने का कारण है यहाँ पर अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थात गुरुत्वाकर्षण. The sun as well as the planets has a magnetic field that's all attracts a smaller object and holds them in place. यहाँ तक कि हमारे जो सोलर सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिससे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को मैग्नेटिक तरीके से उनको क्या करते हैं, उनको अपने आप में अट्रैक्ट मतलब उसको खींचता रहता है और उस पर दबाव बनाए रखता है. इसलिए वो सभी अपनी एक ही कक्षा में निर्धारित समय पर घूमते रहते हैं, इधर उधर कोई भी नहीं अपनी कक्षा छोड़कर
नहीं जा सकता. ओके, all planets have the two motions, number first revolution and number second rotation. Okay, नंबर फर्स्ट है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन किसे कहते हैं? नंबर फर्स्ट है रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन कहते हैं ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. जब सभी प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज अब सूर्य के चक्कर अपनी धुरी के अपनी कक्षा के रहते हुए लगाते रहते हैं. ईच प्लैनेट हैज इट्स ऑन पाथ इन स्पेस, और सभी का अपना अपना रास्ता निर्धारित होता है, which is called the orbit. उसी को हम ऑर्बिट अक्ष कहते हैं. The orbit is shaped like a ellipse or the enclosed circle. ये जो अक्ष होता है, धुरी होती है, वो एक सर्कल की तरह होती है, कक्षा की तरह होती है. Thus, all the orbits are the different sign and the planets don't the collide. और ये जो ऑर्बिट जो धुरी होती है वो इतना डिस्टेंस, इतनी दूरी पर होती है कि जिससे एक दूसरे से ये प्लैनेट एक दूसरे से नहीं टकराए. दिस इज बिकॉज दे आर हेल्ड इन द प्लेस बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी विद द सन. और ग्रेविटी फोर्स होने के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण, ये सभी प्लैनेट सूर्य के चक्कर अपनी अपनी कक्षाओं में लगाते रहते हैं. Mercury has the shortest orbit and the Neptune has the longest orbit. उसी तरह जो मरकरी है वो सबसे छोटा धुरी बनाता है, सबसे छोटा अक्ष है उसका. उसी तरह जो नेपच्यून है उसका सबसे बड़ी कक्षा मानी जाती है. अर्थात जिस तरह यहाँ पर सन है बीच में, और जितने भी हमारे ग्रह हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी ग्रह हैं, तो सब अपनी अपनी धुरी पर ही घूमते रहते हैं. इसी तरह जो हमारे सबसे छोटी जो कक्षा है वो किसकी है? मरकरी की. और जो सबसे लास्ट है नेपच्यून. तो सबसे बड़ी कक्षा किसकी है? नेपच्यून की. ओके, तो सभी प्लैनेट अपनी अपनी धुरी में चक्कर लगाते रहते हैं. नेक्स्ट, दैट्स कॉल्ड अ रिवोल्यूशन. नेक्स्ट, रोटेशन. नेक्स्ट, रोटेशन. द सेकंड मोशन, रोटेशन रिसेम्बल्स द स्पिनिंग ऑफ अ टॉप. जो रोटेशन होता है वो अपनी ही धुरी पर घूमने के कारण को रोटेशन कहते हैं. मीन यदि हमारे पास अर्थ है और वो क्या है, अपनी ही धुरी पर घूम रही है, उसी को हम कहेंगे रोटेशन. ओके, ऑल द प्लैनेट स्पिन ऑन देयर एक्सिस. जब सभी अपनी धुरी पर घूमते रहते हैं, विच इज एन इमेजिनरी लाइन टचिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ईच प्लैनेट. Except for the Uranus and the Venus, all the other planets rotate from west to east. यहाँ तक कि सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते रहते हैं. बाकी जो दो सोलर सिस्टम के 2 ग्रह हैं, यूरेनस और वीनस, वो 2 ग्रह ऐसे हैं जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं. लेकिन सभी अपनी कक्षा पे अपनी दूरी पर घूमने के कारण ही इसी को हम रोटेशन कहते हैं. ओके, नेक्स्ट, सैटेलाइट. सैटेलाइट आर कंपेनियंस और द फॉलोअर्स ऑफ द प्लैनेट. सैटेलाइट उसी तरह ये हमारे साथी हैं, जैसे कि हमारे जो अर्थ के जो सैटेलाइट है वो क्या है? मून है. उसी तरह जो सैटेलाइट है वो भी हमारी एक ऐसी ही साथी है जो हमारे सोलर सिस्टम को बढ़ाने में हमारी महत्वपूर्ण सहायता करती है. उसी तरह दे रिवॉल्व राउंड द प्लैनेट. यह भी अपने प्लैनेट के ग्रह के चक्कर लगाती है. इन मच सेम वे एज द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन. जिस तरह सभी प्लैनेट सूर्य के चक्कर लगाते, उसी तरह सैटेलाइट भी एक ग्रह है, उपग्रह है, जो अपने प्लैनेट के चक्कर लगाती रहता है. अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट कॉल्ड द मून. उसी तरह हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा. इस तरह सूर्य के चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसी तरह पृथ्वी का एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाते रहता है, वो है चंद्रमा. Some planets have more than one satellite. उसी तरह जो कुछ प्लैनेट होते हैं सभी की अपने अपने उपग्रह भी होते हैं.
जैसे सैटर्न की 47, जुपिटर की 63, यूरेनस की 27 एंड द मार्स भी उसी तरह एक सैटेलाइट रखता है। ओके, मरकरी एंड द वीनस डोंट हैव एनी सैटेलाइट। केवल दो ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, वो है मरकरी एंड वीनस। जुपिटर सैटेलाइट्स, गैनेमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। जो जुपिटर का सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनेमेड, जो सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है द मून। चलिए पढ़ते हैं मून के बारे में। नेक्स्ट है द मून। द मून इज अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। अवर प्लैनेट ट्रस्टी कैंपी इज एंड द आर्टलेस साइलेंट वर्ल्ड विदाउट एनी साइंस ऑफ लाइफ। यहाँ तक कि हमारे पृथ्वी को जीवन प्रदान करने में सबसे ज्यादा उपयोगी सैटेलाइट है, उपग्रह है। बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसका आकार छोटा होता है, परंतु द मून सरफेस ऑफ द attraction इज टू बिग टू हॉट फॉर द गैसेस इट वुडंट नीड टू फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। लेकिन यह साइज में छोटा होने के कारण फिर भी इसकी जो सतह है वो गैसों से भरी होती है और जो अपनी तरफ इतनी सुंदरता के कारण लोगों को अट्रैक्ट करती रहती है। विदाउट ए लेयर ऑफ एयर, इस पर हवा की कोई लेयर नहीं होती। मून कांट ट्रैप द सन्स हेल्प टू वार्म इट। यहाँ तक कि सूर्य पर चंद्रमा का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एट नाइट और प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम टू मच हीट ड्यूरिंग द डे। लेकिन दिन के समय ये जो चंद्रमा होता है इतनी हीट गेट कर लेता है कि यह रात में उसी ताप के कारण चमक जाता है, क्योंकि इसकी जो लेयर है वो गैसेस से, धूल से बनी हुई परत है। दिस मेक्स द मून्स नाइट फ्रीजिंग कोल्ड एंड इट्स डेज एक्सट्रीमली हॉट। और इसकी जो चंद्रमा की जो रात में इसकी जो परत है वो बहुत ज्यादा फ्रीजिंग जैसी ठंडी हो जाती है और दिन के समय यही परत गर्म हो जाती है। नेक्स्ट टू द सन, द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। यहाँ तक कि आसमान में सूर्य और चंद्रमा ऐसी दो आकृतियां हैं जो सबसे ज्यादा चमकीली ग्रहों में से एक मानी जाती हैं। However, it doesn't produce light by itself the way the sun does. Instead, it acts like a mirror, reflecting light from the sun. यहाँ तक कि चंद्रमा की भी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, वह भी दिन के समय सूर्य से रिफ्लेक्ट धारण करता है और रात को फ्रीजिंग कोल्ड की तरह कार्य करता है। नाइट आफ्टर नाइट द मून सीम्स टू चेंज इट्स शेप इन द स्काई। लेकिन रात के समय जो चंद्रमा होता है धीरे धीरे अपनी आकृति प्रत्येक रात बदलता रहता है। टर्निंग फ्रॉम ए थिन crescent into the full circle। कभी तो वह बिल्कुल पतली एक झिल्ली की तरह और कभी एक पूरे फुल साइनिक एक सारस की तरह दिखाई देता है। While the moon travels around Earth, the sun lights the satellite surface। लेकिन चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है और जब वो धीरे धीरे सूरज के नजदीक आता जाता है तो उस जितने हिस्से पर सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है उतना पार्ट तो चंद्रमा का चमक जाता है। और जितना पार्ट चमकता है हमें ऐसा महसूस होता है कि चंद्रमा प्रत्येक दिन घट रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। These different phases which are called moon phases follow a cycle that lasts 29 days। लगभग यह है अपना दिन, यह अपना चंद्रमा अपना आकार लगभग 29.5 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, आगे है अदर celestic bodies। Beside the planets and the satellites, there are numerous other small celestic bodies which move around the sun। जैसे जैसे जो भी हमारे ग्रह उपग्रह होते हैं धीरे धीरे जैसे वो
चंद्रमा जैसे जैसे वो सूर्य के नजदीक आते चले जाते उनका किसका तापमान ज्यादा, किसी का तापमान कम, और उसी तरह उनका तापमान घटता बढ़ता रहता है। Some of them are the known as the asteroids, meteorites and the comets, और उन्हीं को हम उल्कापिंड, ग्रह आदि की संज्ञा देते हैं। नंबर फर्स्ट है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स क्या है? दे आर वेरी स्मॉल प्लैनेट लाइक बॉडीज, यहाँ तक कि वो प्लैनेट की तरह दिखने वाले छोटे ग्रह होते हैं, विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो ये भी सूर्य के चक्र लगाते रहते हैं बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड द जुपिटर। ये जुपिटर और मार्स की कक्षाओं के बीच में ही रहकर अपने चक्रों को पूरा करते रहते हैं। They are believed to be the pieces of the bigger planet which explode soon after their birth. The largest asteroid is the CHAPTER-1। और जब बड़े बड़े उपग्रहों में जो ये धूल के पिंड होते हैं, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जब ये धूल से बने निर्मित होते हैं और जब वो सूर्य के तापमान इन पर अधिक पड़ता है तो ये एक ग्रह की तरह चमकने लगते हैं। और वो जब अपनी कक्षा में घूमते हैं तो घूमते घूमते जब वो किसी अन्य बड़े पिंड से टकरा जाते हैं तो उससे जो रोशनी निकलती है, उससे जो ऊर्जा निकलती है, उसी को हम सैरस या एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आर मेटर्स। मेटर्स आर द स्मॉल पीस ऑफ द सॉलिड मास। यहाँ तक कि मेटरॉइड्स भी ग्रहों का वह छोटा कण होता है लेकिन बहुत मजबूत होता है। जब बड़े पिंड से छोटा पिंड वो आग का गोला टकरा जाता है और जब उस ग्रह के टुकड़े हो जाते हैं तो छोटे मेटरॉइड्स और बड़े एस्ट्रॉइड्स में बदल जाते हैं। ओके, विच मूव अबाउट इन द स्काई, और जब वो आसमान में उनको देखा जाता घूमते हैं, रिवॉल्विंग राउंड द सन, सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। समटाइम्स दे एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, कभी कभी ये पृथ्वी की कक्षा में घूमते घूमते आ जाते हैं और जब वो पृथ्वी की कक्षा में आकर पृथ्वी से टकरा जाते हैं तो दे बिकेम हीटेड बाय फ्रिक्शन द स्टार बर्निंग, वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती है। दैट इज व्हाई समटाइम्स मेटर्स आर आल्सो कॉल्ड द शूटिंग स्टार। इस तरह के ऊर्जा को, इस तरह की जब ऊर्जा धरती से टकराती है तो धरती पर आकर जब वो ऊर्जा का भयंकर प्रभाव गिरता है उसी को हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार। मोस्टली दे बर्न्स अप इन द स्काई, ये आसमान को पूरी तरह जला देते हैं, डिसअपीयर, गायब कर देते हैं, गैसेस एंड डस्ट, समटाइम्स देन वन हिट दैट, और जब ये पृथ्वी से टकराती हैं तो वी फाइंड स्मॉल पीसेस ऑफ द आयरन, तो पृथ्वी के जो छोटे छोटे टुकड़ों में लोहे की तरह, जलते लोहे की तरह यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डाइवर्ट हो जाते हैं, और जब यही लोहे के टुकड़े जब धरती पर आकर गिरते हैं तो ये जहां भी आकर गिरते हैं वह उस समुदाय को नष्ट कर देते हैं। ओके, these parts of the metals are called the meteorites which we can see in the some museums. Okay, some museums. Okay, when meteorites hit the earth they form a hollow which is called a meteorites. This can be seen at Ramgarh in the Rajasthan and the Arizona in USA. Okay, next are comets. There is the another category of the heavenly bodies, यहाँ तक कि एक अन्य उपग्रह भी पाए जाते हैं known as comets. They do move around the sun, ये भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, but they follow long elongated orbits. यहाँ तक ये अपनी दूरी पर ही बहुत स्पीड से घूमते रहते हैं और सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। They appear as beautiful shining bodies in the sky. लगभग ये दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और इनकी एक लंबी पूंछ भी होती है। As they have long orbits, they appear after long intervals. As the most famous comets is the Halley comets, which appear after every 76 years. Last time it was appeared in 1986. Okay. Next are the Earth in the universe. Our universe is very vast. It is not possible even to imagine the vastness of shape. The universe is the whole body of stars, planets, gases and dust. There are the millions of the stars and the star system called galaxy. Okay?
Our Earth is also a member of the one such galaxy called the Milky Way or Akashganga. In this vast universe of the millions of the stars, our Earth is like a tiny dot. Okay? Next one, India's space program. India's space program began in 1975 with the launching of Aryabhat, the first Indian satellite into the space with the help of Russia. Okay? Then, two other satellites, namely Bhaskara first and the Bhaskara second, were sent into the space in 1979 and the 1988 respectively with Soviet help. After this, India with the help of USA launched INSAT first ISA and the INSAT IB into the space in 1983. The launching of INSAT IB proved quite successfully. Then in the 1984, the squadron leader Rakesh Sharma was sent into the space along with two other Russian cosmonauts. Okay. India's space program took after leap forward with the launching of INSAT-2 series. They provide space services for the telecommunications, meteorological observations, TV, broadcasting, disaster warning and the data collecting. Okay. ये जो भारत में जो सैटेलाइट भेजे जैसे इनसेट फर्स्ट, इनसेट सेकंड, भास्कर फर्स्ट, भास्कर सेकंड एंड आर्यभट्टम, उसी से इन सबका अनुमान लगाया है कि कब भूकंप आता है, कब डाटा कलेक्शन किया जाता है, कब टीवी टेलीकास्ट होता है, इन सभी चीजों का उसमें सैटेलाइट के द्वारा ये सब चीजें संभव है। यदि सैटेलाइट नहीं होती तो हम टीवी है, न्यूज है, फोन पे बातें हैं या फिर हमें भूकंपों का पता चलना ही है, हमें सब कुछ संभव नहीं था। ओके, नेक्स्ट, द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव प्रूव्ड वेरी यूजफुल इन द टेलीकम्युनिकेशंस। यहाँ तक कि जो कुछ ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं जो वार्तालाप करने में मतलब संचार के साधन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई। मेट्रोलॉजिकल टीवी रैली and the broadcasting, INSAT-2E is the last of the series. INSAT-2 satellite, INSAT-3B satellite was launching in 2000 and the INSAT-3C in 2002, INSAT-3A and the 3E in 2003. INSAT-4A was launched in December 2005. There are 7 satellites in INSAT-4 series. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.